चलिए, तो आप लोगों की सबकी जो है ये मानना है कि एक बार अमेरिकन क्राइसिस, वैसे तो आउटडेटेड टॉपिक हो गया क्योंकि 2008-9 की बात है और इसलिए अब कोई महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन चलिए खैर फिर भी देख लेते हैं, देखें क्या था अमेरिका के अंदर। तो सिंपली अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट जो वित्त बाजार था उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और ब्याज दरें बहुत कम थी, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए बैंक्स जो है वो सब प्राइम कस्टमर्स को, जैसे कि मैंने बताया, प्राइम कस्टमर जो अच्छे विश्वसनीय कस्टमर होते हैं और जो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं वो सब प्राइम कस्टमर्स होते हैं। जैसे आप और मैं जो है वो बैंक्स के लिए सब प्राइम कस्टमर्स हैं, तो आपके और मेरे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो लोन दे दिया और लोगों को भी लगा कि जब इतने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो क्यों न इसको लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा और बैंक्स ने मॉर्गेज लोन देना शुरू कर दिया। मॉर्गेज लोन दिया। मॉर्गेज लोन में वो जो रियल एस्टेट में कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया जाता है और उसकी एवज में लोन दिया जाता है। ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में लोन देने से पहले मॉर्गेज लोन भी दिया जाएगा, उससे पहले भी आदमी की आईटीआर देखी जाएगी, इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा कि इसकी रेगुलर इनकम कितनी है। तो बैंक हमेशा किसी भी व्यक्ति की रेगुलर इनकम को ध्यान में रखकर मॉर्गेज लोन भी देता है कि कल को इससे नहीं भरा जाए तो इसकी इतनी इनकम है कि नहीं है जिससे कि ये हमारा पैसा जो है चुका सके। तो अमेरिकन बैंक्स थे, व्यक्ति की जो रेगुलर इनकम है उसको ध्यान में रखे बिना प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के और उसके बदले में लोन देने शुरू कर दिए। अब कंपटीशन बढ़ रहा था, फेडरल बैंक ने कई बार चेतावनी भी दी आप इस तरह से मत करो, ठीक है, लेकिन अब वो कंपटीशन होता है तो एक बैंक का दूसरे बैंक से एक से आगे बढ़ने का जो होता है मतलब जोश होता है, उसमें उन्होंने खूब जो है लोन दे दिए और रियल एस्टेट में कीमतें लगते बढ़ती जा रही थी। जब इतने सारे बैंक लोन दे रहे हैं तो लोग पैसे लेके जाएंगे, खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्रॉपर रियल एस्टेट में कीमतें, प्राइसेस बढ़ती जा रही थी तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था उसे भी लगा यार बैंक से पैसा लेना है लोन और उससे खरीदनी है चीज और खरीद के थोड़े टाइम में महंगी हो जाएगी तो बेच देंगे और लोन चुका देंगे बैंक का और एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो इस तरह से मॉर्गेज लोन जो है वो ज्यादा दे दिए गए। अब रियल एस्टेट की कीमतें बहुत बढ़ने लगी। अब रियल एस्टेट इकोनॉमी के किसी भी एक सेक्टर में अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो उसका असर बाकी वाले जो सेक्टर्स है उस पर भी पड़ेगा। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो उससे दूसरी चीजें भी बढ़ेगी। रियल एस्टेट की जो है वो कीमतें बढ़ेगी तो वो सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। मनी का सर्कुलेशन फास्ट होता है, सब लोगों के पास पैसे आते हैं तो डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो मंदी का मतलब तो आप समझते हैं ना, मंदी का मतलब जो होता है, सबसे पहले मंदी होती क्या है, इसको मंदी कहते हैं। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड क्या है, कम है, तो इसको मंदी कहते हैं। ये पहले दिमाग में फिक्स होना चाहिए, मंदी किसे कहते हैं। इकोनॉमी में दो ही चीज होती है, तो इन्फ्लेशन होगी, डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होती है और डिमांड कम होती है तो डिफ्लेशन होती है। इसी वजह से रिसेशन आता है, मंदी होती है। तो हम देखेंगे तो अब हुआ क्या कि रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इस वजह से वहां की जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति की दर है, अमेरिका में ज्यादा हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वहां की फेडरल बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी। तो वहां की फेडरल बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाया ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके। अब फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो नीचे वाले जो बैंक हैं वो भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाएंगे, तो बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। अब दूसरा एस्पेक्ट जानते हो अमेरिका का कि वहां कंज्यूमर कल्चर है, ठीक है, वहां अपनी तरह बचत की प्रवृत्ति नहीं होती कि इतने बचा लेंगे, इस साल इतने बचा लेंगे, अगले साल इतने बचा देंगे, फिर उससे अगले साल इतने बचा देंगे, बचाते 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 एक दिन अपने पास इतने रुपए हो जाएंगे।
अमेरिका का आदमी ऐसा नहीं सोचता, वो 1 साल पहले ही खर्चे सारे पहले कर देता है और फिर साल भर जैसे जैसे पैसे आते हैं वो चुकाता जाता है, ईएमआई चुकाता रहता है वो, ठीक है। तो उस वहां वहां एक्स्ट्रा बचत या लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है। तो वैसे भी मैंने बताया था कि अमेरिका के अंदर हाउस होल्ड सेविंग्स का वहां की इकोनॉमी में बहुत कम जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। वहां कॉर्पोरेट सेविंग्स ही ज्यादा होती है, कंपनियों की बचत ही होती है और वही इन्वेस्ट होती है और उसी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। जबकि अपने विकासशील जो देश होते हैं भारत जैसे, वहां पे ज्यादा बचत कौन सी होती है? कॉर्पोरेट वालों को तो हम ज्यादा बचत और कमाई करने देते ही नहीं है, हमारे हाथ से पैसा छूटता ही नहीं है, इसलिए हाउस होल्ड जो है सेविंग्स ज्यादा होती है, तो वहां ये होती नहीं है। अब फेडरल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई तो बैंक्स ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो लोगों की जो ईएमआई थी वो बढ़ जाएगी, ब्याज दर बढ़ते ही ईएमआई बढ़ जाएगी। ईएमआई बढ़ते ही अब वहां कंज्यूमर कल्चर है, एक्स्ट्रा ईएमआई जमा कराए कहां से? नहीं करवा सकता आदमी ने, तो जितना था इतना ही कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा था कि लोन नहीं चुकाया जाएगा तो मॉर्गेज है, वो फ्लैट लिया था ले जाओ फ्लैट तुम अपना, ठीक है। तो ये कई लोगों से चुकाई नहीं जा रही थी, तो कई जो फाइनेंस एजेंसीज थी छोटी मोटी, उन्हें ये आभास हो गया कि यार ये अपने जो कस्टमर है ये डिफॉल्टर्स होते जा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को ज्यादा यूं डिस्क्लोज नहीं किया, और मार्केट में कंपटीशन था, और उन्होंने जाके और अपने जो जो लोन थे वो बड़े बैंकों को बेच दिए कि यार हमसे इतना नहीं हो रहा है मैनेज, आप खरीद लो। फाइनेंशियल मार्केट में कंपटीशन था, तो जो बड़े बैंक थे उन्होंने जो छोटे बैंक या फाइनेंस एजेंसीज थी उनकी लोन खुद ने परचेज कर लिए कि ठीक है ये आगे से हमारे लोन माने जाएंगे। और जितने भी लोन होते हैं वहां पे फाइनेंस करते हैं तो वहां इंश्योरेंस होता है सबका, हर लोन का इंश्योरेंस होता है। इसलिए बड़े बैंक को ये आश्वासन था कि इस बैंक, ये बड़ा बैंक है ए, ये छोटा बैंक है बी, इसने लोन दे रखे हैं, इसने अपना लोन बेच दिया और इसके साथ ये आश्वासन दे दिया ये जो लोन है इसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर ये फलाना आदमी जो है वो सी नहीं चुकाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। इंश्योरेंस कंपनी से पूछा, हाँ साहब बिल्कुल लोन का इंश्योरेंस है। इसलिए इन बैंकों ने पहले ही, और चूंकि बड़े बैंकों के बीच कंपटीशन तगड़ा चल रहा था, एक दूसरे से आगे निकले होड़ थी, इसलिए उन्होंने जो बड़े बैंक थे उन्होंने छोटे बैंक और फाइनेंस एजेंसीज के लोन खरीद लिए। इनको भरोसा था कि इंश्योरेंस कंपनीज है। अब डिफॉल्टर्स की, अब जो ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाई फेडरल बैंक ने और फिर बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, इधर ईएमआई बढ़नी थी, इधर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा महंगे ब्याज पे पैसा लेके आप फ्लैट खरीदो, फ्लैट की कीमत नहीं बढ़े उससे ज्यादा तो आपको बैंक का ब्याज जमा कराना पड़े। तो रियल एस्टेट में इधर इधर ब्याज दरें बढ़ रही थी, ईएमआई बढ़ रही थी, और उधर रियल एस्टेट में डिमांड एकदम से कम हो गई तो रियल एस्टेट की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। अब लोगों को लगा जो मॉर्गेज लोन मैंने लिया था फ्लैट 50 लाख का, उसके लिए मैंने 45 लाख की जो है लोन ले रखा था, 5 लाख मैंने मेरी तरफ से जमा करा दिए थे। अब फ्लैट की कीमत 50 लाख से कम होके 40 लाख हो गई। अब मुझे लगता है यार 40 लाख रुपए जो मैं फ्लैट 40 लाख का है ये रखूं या और ये रखने के लिए मुझे 45 लाख का कर्जा चुकाना पड़ेगा। 50 लाख का मैंने फ्लैट लिया, 45 लाख का लोन है। अब 50 लाख का फ्लैट 50 का था तब तक तो 45 देने में मुझे फायदा था क्योंकि 5 लाख का मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फ्लैट की कीमत 40 लाख पहुंच गई और मोर्गेज लोन है। मैं अगर नहीं चुकाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा बैंक के प्रति मेरा कमिटमेंट ये है कि बैंक मेरा फ्लैट ले लेगी, तो मैं बैंक को मेरा फ्लैट दूंगा 40 लाख का या 45 लाख का लोन चुकाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है मैं 45 लाख का लोन नहीं चुका सकता, ठीक है। उल्टा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से 45 लाख की ईएमआई भी है, जो भरने की कैपेसिटी मेरे पास है नहीं, मेरे खर्चे पहले से इतने हो रखे हैं, एडिशनल बचत तो मैं रखता ही नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बैंक को कि भाई साहब ये आप तो अपना फ्लैट ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मोर्गेज रखा हुआ था, गिरवी रखा हुआ था, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में पता चला
कि डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है और सब जो है बैंकों को अपनी रियल एस्टेट की जो भी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज रखी हुई थी वो दे रहे हैं। तो रियल एस्टेट में डिमांड और कम हो गई और कीमतें ज्यादा नीचे आ गई। तो जो दूसरे हल्के फुल्के जो जमा कराने के मूड में थे, उन्होंने देखा यार कितने इस फ्लैट के लिए अब 45 लाख देने, और फ्लैट तब तक 30 लाख का हो गया, तो ये फालतू 15 लाख देने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरह से डिफॉल्टर्स जो है बढ़ते गए। तो ये बैंक गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कि लो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक आदमी का इंश्योरेंस जमा कराएगी, 2 का कराएगी, 3 का कराएगी, लोन चुकाएगी, किस किस का चुकाएगी। इसलिए सबसे पहले दिवालिया हुई वहां की इंश्योरेंस कंपनी, और थोड़े दिन में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब अपने से नहीं चुकाया जाता। हमने ऐसा थोड़ी सोचा था, हम 1000 गाड़ियों का इंश्योरेंस करते हैं, उसमें एक आदि का एक्सीडेंट होता है इसलिए हम पैसे चुका लेते हैं। अब 1000 में से 900 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा तो हम कहां से चुकाएंगे। हमारे पास अब सब हर गाड़ी वाले से लिए कितने, हमने 10-10, 15-15 हजार ही तो लिए, और हर गाड़ी के 5-5 लाख रुपए हमसे कोई 10-10 लाख दिए जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वो डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती गई, ज्यों रियल एस्टेट की कीमतें भी गिरती गई, और डिफॉल्टर्स अब तो हर आदमी जो जमा करवा भी सकता था उसने ही कहा अपने से नहीं जमा कराया जाए, ले जाओ रे भाई, ये फ्लैट ले जाओ। अब बैंक फ्लैट का क्या करे, किसको बेच के अपने पैसे वसूल करे। ठीक है, तो पहले तो इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो दिवालिया हो गई, उन्होंने घोषणा कर दी। वो घोषणा करी तो लेमैन ब्रदर्स टाइप के जो बड़े बड़े बैंक थे वो भी, जिन्होंने जोश में पहले तो इस तरह के लोन ज्यादा खरीद लिए थे और इसको मैनेज करने का लग रहा था उनको, लेकिन फिर लगा अच्छा उस बैंक के इतने डूबे, तो फिर लोग तो इन्वेस्टर्स तो भाग के जाएंगे बैंक के पास कि लो हमारा पैसा निकालने के लिए सारे, भाई ये एक बैंक के बारे में अफवाह उड़े कि वो बैंक डूब रहा है तो सारे जो इन्वेस्टर्स हैं एक साथ भाग के जाए कि साहब पैसे विड्रॉ कराना शुरू कर दे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक के पास लोगों ने पैसे जमा कराए हैं, ये तो कभी भी डिमांड कर सकते हैं वापस, भले ही वो एफडी हो, आरडी और एफडी हो, वो भी बीच में तोड़वाने का ऑप्शन देते हैं। तो जो जमा कराते हैं वो कभी भी वापस मांग सकते हैं। लेकिन बैंक ने आगे ऋण दे दिया, किसी को 20 वर्ष के लिए होम लोन दे दिया, किसी को 5 साल के लिए व्हीकल लोन दे दिया, वो तो 20 साल बाद ही वापस चुकाएगा, ये 5 साल बाद ही वापस चुकाएगा। इसलिए किसी भी बैंक के बारे में अफवाह उड़ जाए और सारे लोग जमा करता है एक साथ अगर उमड़ पड़े, तो भले कितना ही अच्छा बैंक है, बहुत मुनाफे में, फिर भी उसको डूबना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पर होता क्या है कि अक्सर एक बैंक के बारे में अफवाह उड़े ना तो वो आरबीआई आगे आ जाती है। जैसे यस बैंक के बारे में अफवाह उड़ी थी। अफवाह क्या उड़ी थी, यस बैंक की तो स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, और खराब हो गई थी तो सब विड्रॉवल जो लोग भागे भाई, वो तो फिर रोक लगा दी कि नहीं आप एक बार में जो 50,000 से ज्यादा कोई विड्रॉ नहीं करवा सकता और थोड़े दिन के लिए रुको। फिर लोग एकदम से और कह रहा है यस बैंक तो डूबा, तो फिर आरबीआई आ गया यार, आरबीआई ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहो। और फिर खबरें ऐसी चलाई कि ऐसी घबराने की जरूरत नहीं, आरबीआई ने कहा निश्चिंत रहो, किसी के भी पैसे नहीं डूबेंगे, हम यस बैंक को नहीं डूबने देंगे। तो एक आरबीआई का ये वचन ही काफी भारी पड़ जाता है। और फिर मीडिया ने कहा अच्छा एसबीआई यस बैंक को खरीद लेगा, दूसरे दिन ये अच्छा, तो लोगों को आश्वासन के चलो ठीक है एसबीआई खरीद लेगा। हालांकि दूसरे दिन एसबीआई ने कहा कि नहीं अभी हमने इमीडिएटली कोई प्लान नहीं किया है, हम सोचेंगे इसके बारे में, अभी कोई इमीडिएटली नहीं सोचा है हमने। ठीक है, तो ये कुछ कुल मिला के गालमोल करा के और फिर ये कोरोना आ गया और इस वजह से यस बैंक जो है वो बच गया, वरना किसी भी बैंक के बारे में एक अफवाह उसको जो है वो कभी भी डुबा सकती है। अब वो एक आधा बैंक हो तो उसको बचाने के लिए तो सेंट्रल बैंक भी पूरे संसाधन अपने सारे लगा के बचा ले, पर खबर आएगी इधर से, थोड़ी देर बाद दूसरी खबर आई, तीसरी खबर आई, तो सेंट्रल बैंक कहाँ कहाँ कार्य दे, ठीक है, कहाँ कहाँ पैच वर्क करे, और वो तो 1 2 3 4 5 होते गए तो यहां तक तो एक स्थिति तो ये हो गई कि बैंक्स जो है वो दिवालिया होने लग गए वहां पे। अब बैंक्स दिवालिया होंगे तो क्या होगा, अब जो दूसरे बैंक है वो सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा बैंक है, इसके पास भी वही काम है कि लोग जमा करा रहे हैं रुपए और ये आगे लोन दे रहा है। तो अब सारे बैंक, वो जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहते हैं ना, ये यहाँ काम आता है कि कैश रिजर्व होना चाहिए, एसएलआर यहाँ पे काम आता है
कि ऐसी स्थिति में फटाक से कैश इतना पड़ा है, अगर ये आए जमा कराने वालों में अफवाह उड़े कि वो उड़ रहा है तो ये फटाफट वो कैश कहाँ किसको चाहिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कैश विड्रॉवल की कोई दिक्कत नहीं, खूब है। तो मार्केट में वापस अफवाह चलती है कि नहीं 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 खूब पैसे हैं, कोई जो है वो बैंक, ऐसा नहीं है कि बैंक के पास कैश की कमी है। ज्यादा हो तो जो SLR है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको जो है वो बेच के और फटाक से ये भी लिक्विड एसेट्स है, तो ये व्यवस्था कर दी जाती है। तो ऐसे में क्या करेगा हर बैंक, जब भी ऐसा संकट का माहौल आता है तो हर बैंक अपना कैश रिजर्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका के कुछ बैंक तो दिवालिया हो गए और बाकी जो बचे हुए बैंक थे, उन बैंकों ने जो लोन देने थे, असेट्स जनरेट करनी थी, वो ऑब्वियस ही बात है बंद कर देंगे। अब और लोन थोड़ी देंगे 20 साल का 15 साल का, ठीक है। तो इन्होंने लोन देने बंद कर दिए और उल्टी पब्लिक से जमाओं पे एक्स्ट्रा ब्याज, जो इतना ब्याज देंगे वो लेना शुरू कर दिया। अब बैंक अगर लोन नहीं देंगे, मार्केट में पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी और इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मार्केट में। बैंक अगर लोन देना बंद कर दे तो इमेजिन करो, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड का सीधा संबंध किससे, देखो अगर ये डिमांड एंड सप्लाई समझ में नहीं आया हुआ है ना तुम्हें, तो फिर ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये अगर ये डायग्राम पता है कि मंदी, आर्थिक मंदी इसको कहते हैं। आर्थिक मंदी को सिंपल भाषा में कहें तो डिमांड कम होना, और वो मैंने समझाया था डिमांड मंदी किसे कहते हैं। आप गोपालपुरा बाईपास पे चलो, दुकानें भरी पड़ी है, शोरूम ही शोरूम खुले हुए हैं, सामान भरा पड़ा है, लेकिन दुकानदार दिन भर बैठा बैठा कोई आ ही नहीं रहा है यार, सुबह से शाम तक। सुबह टिफिन लेके आता है घर से, 2-4 एम्प्लॉय सारे दिन में साथ में बैठ के खाना खाते हैं और शाम को वापस घर जाते हैं और पत्नी पूछती है क्या हुआ आज, गल्लो कितना हुआ आज, कैश कितना आया आज, कितनी की सेल हुई, एक ही ग्राहक नहीं आया। और सब दुकानदारों के अगर ये हाल हो, यही मंदी है। इतने सारे पैसे लगा दिए उन्होंने, इतने सारे कोई इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्चा कर दिया, इतने का सामान ला के रख दिया, सब बैंक से लोन लेके किया हुआ है, किस्तें कैसे चुकेगी, सामान बिकेगा तभी तो बिकेगा। तो सामान नहीं बिकता है ना, सारे दुकानदार बैठे उबासियां लेते रहते हैं, इसको आर्थिक मंदी कहते हैं। उसको वो समझ में आ रहा है। तो इस इकोनॉमी की टेक्निक, ये डिमांड कम होना क्या है, आपूर्ति है, शोरूम भरे हुए पड़े हैं लेकिन खरीदार नहीं है, इसको आर्थिक मंदी कहते हैं। अब डिमांड कब होती है, जब आदमी के पास पैसा होता है। क्या आपको और मुझे शोरूम में पड़े हुए सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी जेब में पैसे नहीं, ठीक है। तो पैसे से डिमांड बढ़ती है। अब बैंक अगर लोन देना, पैसे देना बंद कर देंगे और अपना कैश रिजर्व बढ़ाना शुरू कर देंगे, जो रिमेनिंग बैंक है अमेरिका के, ये करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में पैसे लोगों के पास कम आएंगे तो जो डिमांड कम हो रही है वो डिमांड कम हो जाएगी दूसरे सेक्टर्स में भी, ठीक है। तो पहले कीमतों में गिरावट किस में आई, रियल एस्टेट की कीमतें गिरी और उसके बाद बैंक दिवालिया हुए, और बैंक दिवालिया होने की वजह से दूसरे बैंकों ने लोन देने बंद कर दिए तो मार्केट में डिमांड कम हो गई और एक बार अफवाह उड़ गई कि मंदी है, तो उसके बाद तो मंदी ही मंदी का कारण बन जाती है, ठीक है। कैसे बनती है, क्योंकि मंदी में जो होता है ना, एक तरफ होता है पैसा, पैसे के लिए क्या कहेंगे, मुद्रा, लिखे करेंसी, मनी, और दूसरी तरफ होती है वस्तु। मंदी में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, पैसे की वैल्यू बढ़ती है और वस्तु की वैल्यू कम होती है, ठीक है। मंदी का मतलब क्या होता है, पैसा जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ती है और वस्तुएं सस्ती होने लग जाती है। अब दुकानदारों के पास जब कोई नहीं आ रहा है खरीदने के लिए, ठाले बैठे हैं, फिर एक आधा कस्टमर आता है और उस दिन दुकानदार ने रेट कर रखी किसी चीज की 1000 रुपए और 2 दिन से कस्टमर कोई आया नहीं है, एक आधा आया है। अब वो अगला कस्टमर कह नहीं मैं तो 1000 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो 800 ही दूंगा। दुकानदार देख रहा है यार इसमें अपने बचेंगे तो कुछ ही नहीं, कुछ ठीक है, खर्चे निकाल के 5-10 रुपए बचे तो बचे। फिर दुकानदार देगा यार कुछ नहीं, खर्चे तो निकलेंगे, तो ले बढ़ 800 में ले जा। तो मंदी है तो चीजें कम में भी दे देगा वो, ठीक है। एक दुकानदार के पास भीड़ पड़ रही है, तो भाई साहब देना, भाई साहब देना, भाई साहब देना,
और वो 1000 रुपए की चीज है और अगला कहे कि मैं 800 दूंगा, कह रहे दूर रह रहे यार, पीछे खड़ा है, हाँ भाई साहब आप बोलो, इधर आओ इधर, और तू जा, नहीं नहीं बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, और अब तो तेरे से तो 1000 ही नहीं लो, 1050 में दूंगा तुझे। डिमांड तेज है तो इसलिए कीमतें बढ़ती है, डिमांड कम है तो कीमतें कम होती है। ठीक है, तो अब मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, इसमें वैल्यू, और वस्तुएं सस्ती हो रही है, सब चीजें जो है वो क्या है, सस्ती हो रही है। तो जो आर्थिक मंदी होती है, और आदमी की क्या फितरत है, खुद के पास किसको, जो चढ़ती हुई चीज होती है उसे अपने पास रखने की कोशिश करता है, या जिसकी वैल्यू कम हो रही है उसको अपने पास रखने की कोशिश करता है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। पैसे की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए आदमी पैसे को अपने पास रखने की कोशिश करेगा। तो मंदी में पैसे की वैल्यू बढ़ती है, वस्तुओं की वैल्यू कम होती है, तो आदमी के पास जो वस्तुएं हैं वो जल्दी से निकालने की कोशिश करेगा, और उसके बदले में पैसे, क्योंकि वस्तु की कीमत डे बाय डे कम हो रही है। आपके पास एक प्लॉट है, पहले 10 लाख का था, कीमतें कम हुई, 9 लाख का हो गया, थोड़े दिन में और कम हुई, 8 लाख का हो गया, अब आप श्योर हो कि थोड़े दिनों बाद ये 5 लाख का हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अभी बेचूं ताकि 8 लाख तो आ जाए। तो जिनके पास भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की वैल्यू कम होने लग जाती है, कम होने लगती है, तो लोग अपनी वस्तुओं को निकालने की कोशिश करते हैं, फटाफट के ले जाओ, बेचो, जल्दी से जल्दी बेचो। पर जिसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, आपके पास प्लॉट है, तो मुझे भी ये पता है ये प्लॉट पहले 10 लाख का था, फिर 9 का हुआ, अब 8 का हुआ है, तो मैं 8 का खरीदूंगा, या मुझे भी ये भरोसा आपकी तरह कि थोड़े दिन में ये 5 का होगा, 5 का होगा तो खरीदूंगा। तो फिर वो खरीदने वाले नहीं खरीदते, फिर देखते हैं इसको तो और सस्ता होगा तब खरीदेंगे, फिर 5 का हो जाए वो, तो मेरे मन में फिर लालच आएगा, अब जब 5 का हो गया तो पक्का ये 4 का भी होगा, फिर तो मैं 4 में ही खरीदूंगा। तो जिसके पास पैसा होता है, वस्तुओं की वैल्यू कम होती है, और वैल्यू कम होती है तो वो जिसके पास है उसे पता है कि और कम होगी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करता है। ठीक है, और जिसके पास पैसा है वो उसे कम खरीदने की कोशिश करेगा, तो सप्लाई और बढ़ जाएगी, वस्तुओं की वैल्यू कम हो रही है, मंदी किसे कहते हैं, सप्लाई ज्यादा। अब जिनके पास भी चीजें हैं सब अपनी चीजें बेचने लग जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम। जिनके पास पैसे हैं वो कहेंगे ना अभी और सस्ता होगा तभी खरीदेंगे, तो डिमांड और कम हो जाएगी, जो रूटीन डिमांड है वो भी कम हो जाती है। और महंगाई में इसका जस्ट उल्टा होता है, इन्फ्लेशन जो होती है उसमें जस्ट उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि मुद्रा जो मनी है इसकी वैल्यू कम हो रही होती है और वस्तुओं की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो आदमी जिसके पास भी पैसा है वो जल्दी से जल्दी पैसा निकालना चाहता है। तो 1923 में जर्मनी में इन्फ्लेशन, महंगाई आई थी, इसकी जस्ट अपोजिट। तो आदमी को सैलरी मिलती थी ना ऑफिस से, सैलरी लेके घर जाके पहले बीवी के हाथ में नहीं देता था। भारत में है ना, जैसे नौकरी पेशा वाले आते हैं तो पत्नी सीधा हिसाब पूछती है कि अच्छा तनख्वाह मिल गई तो लाओ। अब आजकल तो खैर कैश मिलती नहीं है, बैंक में ही होती है, बाकी पहले के जमाने में तो वो ले जाके पत्नी के हाथ में देने पड़ते हैं, वो गिनती फिर के ये सामान लाना है तो जाओ सामान लेके आ जाओ। ठीक है, तो जर्मनी में आदमी सैलरी मिलते ही भाग के मार्केट जाता था कि घर जाके आराम से नहा धो के बाद में जाऊंगा तो महंगाई और बढ़ जाएगी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने पैसों को वस्तु में कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी खरीदेगा तो 10,000 रुपए में क्विंटल गेहूं आ जाएंगे, और अगर 2 घंटे लेट हो गया तो महंगाई में और वैल्यू जो है वो पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी, 10,000 के 12,000 हो जाएंगे क्विंटल के, अगर एक दिन डिले कर दिया तो वो क्या चाहेगा कि आज जाऊंगा तो 10,000 रुपए है, 1 क्विंटल गेहूं आ जाएगा, कल अगर डिले हो गया तो 10,000 की जगह 12,000 रुपए हो जाएंगे गेहूं के, इसलिए अभी का अभी खरीदो। और जिसके पास गेहूं है तो वो क्या सोचेगा, आज बेचूंगा 10,000 रुपए आएंगे, कल बेचूंगा तो 12,000 आएंगे, इसलिए आज नहीं बेचूंगा। अब ऑफिस से आदमी भाग के जाता मार्केट, और मार्केट दुकानदार बंद करते, अरे क्या हुआ भाई, खरीदना है गेहूं खरीदना, कल बेचो, नहीं कल नहीं, मुझे आज खरीदना, मुझे भी पता है कल ये 12 का हो जाएगा, दुकानदार के मुझे भी पता है तभी तो मैं 12 में ही बेचूंगा। ठीक है, तो जब महंगाई होती है तब ब्लैक मार्केटिंग इसे कहते हैं, जिनके पास भी वस्तुएं होती है, वस्तुओं की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो लोग जो है वो वस्तुओं को स्टॉक कर लेते हैं, बेचते नहीं है।
बेस से नहीं है तो महंगाई का फॉर्मूला क्या है, इसको ही उल्टा होता है जस्ट। महंगाई में ये चीज होती है कि सप्लाई जो है वो सॉरी उल्टा करना था, ये तो मैंने वही बढ़ा दिया। महंगाई में क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, खरीदार यूं टूट पड़ रहे हैं दुकानदार के पास, जा रहे हैं भैया जल्दी जल्दी जल्दी, डिमांड कर रहा है। और बेचने वाला वो कहेगा यार अभी तो और महंगा होगा। तब तो प्याज की कीमतें जब बढ़ती है तो एकदम से ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, और वो तो केवल प्याज की बढ़ रही है। बाकी वैसे ओवरऑल अगर महंगाई होगी, सभी चीजों की कीमतें बढ़ेगी, तो सब लोग सब चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और उनके पास जो चीज है उसको बचा के रखेंगे। तो महंगाई में क्या होता है, वस्तु की वैल्यू बढ़ रही होती है, तो सब लोग वस्तुएं अपने पास रखना चाहते हैं, पैसा कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। तो ये दो तरह की फितरत होती है, और दो फितरतें अपने आप में एक अब खुद का कारण बनती है और ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। तो मंदी में क्या होता है, अब वापस आ जाओ, महंगाई समझ में आ गई थी तो जर्मनी में ये रियल घटना थी कि लोग भाग के जाते थे, दुकानदार सामान देता नहीं था, फिर वो दंगे करते थे कि ऐसे कैसे नहीं दोगे, तुम्हारे पास पड़ा है अंदर सामान, देना पड़ेगा। दुकानदार कहता मेरी मर्जी, कल बेचूंगा परसों बेचूंगा, इसकी तो अभी 10,000 या 20,000 होगी गेहूं की रेट, तो ठीक है। तो महंगाई में कालम बाजारी होती है, जबकि मंदी में सामान पड़ा रहता है, कोई खरीदार नहीं आता और पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए पैसे वाला आदमी अभी तो और सस्ती होगी तो खरीदूंगा मैं, और सस्ती होगी तो खरीदूंगा, और सस्ती होगी, तो ये एक ट्रेंड चल जाता है। तो मंदी इसे कहते हैं, और मंदी का कारण ये होता है। तो अमेरिका में यही हुआ कि कुछ बैंक दिवालिया हुए रियल मोर्गेज लोन की वजह से, उसके बाद दूसरे बैंक सतर्क हो गए, उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया, उन्होंने उल्टे अपने कैश रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तो जिससे मार्केट में पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो डिमांड जो है कम हो गई, डिमांड कम हो गई। तो एक बार डिमांड कम होगी, उसके बाद तो ये साइकिल है, फिर इसमें पैसे की वैल्यू बढ़नी, वस्तुएं और सस्ती होनी शुरू हो जाएगी सब, तो फिर और जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। और अमेरिका में आदमी सतर्क हो भी जाता है, डिमांड कम, महंगाई का मतलब डिमांड, वहां उपभोक्तावादी कल्चर है, आदमी अपनी कमाई का सारा पैसा यूं ही खर्च करता है, खूब खर्चा करता है, तो इसलिए वहां डिमांड का लेवल ज्यादा है। जैसे मैंने शर्ट का उदाहरण पहले भी दिया था कि वहां एवरेज एक आदमी जो है साल के 10-20 शर्ट खरीदता है, ठीक है, और उससे जी पता चले कि यार मंदी है, वस्तु मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, जो पैसा है इसका अभी मत खर्च करो, मंदी है, आगे पता नहीं और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, और उद्योग बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो अपनी नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए जो उपभोक्तावादी जो कल्चर है वो भी बचत की प्रवृत्ति में आ जाते हैं लोग, डर की वजह से। तो उनके पास जो रूटीन में नॉर्मल डिमांड क्रिएट कर रहे थे, वो जो जो चीजें खरीद रहे थे वो भी वो बंद कर देते, ठीक है, और वो बंद करते ही डिमांड एकदम से नीचे चली जाएगा। 20 शर्ट खरीदता था साल के, अब उसने कहा यार मंदी आने वाली है और अपने ये फालतू के जितने भी खर्चे सब बंद करो, अब केवल जो जरूरी है वही करेंगे, तो 20 शर्ट तो उसी समय बंद कर दे, कैंसिल कर दे कि चलो नहीं खरीदेंगे, इस साल शर्ट एक भी नहीं खरीदेंगे। क्यों, हर साल 20-20 खरीदते हैं, वैसे भरे पड़े हैं, वही शर्ट पहनेंगे अपन। लो साहब, धड़ाम से डिमांड नीचे। तो जहां कंज्यूमर कल्चर होती है वहां डिमांड एकदम से नीचे आ सकती है, क्योंकि लोग जो है लग्जरी चीजों पर खूब खर्चा करते हैं और उसमें खूब डिमांड जनरेट होती रहती है नॉर्मली, और वो जो ही रोकते हैं तो एकदम से डिमांड धड़ाम से नीचे आ जाती है, और यही अमेरिका में हुआ, ठीक है। तो इसी को जो है सब प्राइम क्राइसिस से शुरुआत हुई थी, फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनियां, फिर जो है डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे, डिफॉल्टर्स बढ़ने की वजह से जो लोगों ने मॉर्गेज लोन लिया था, तो मॉर्गेज लोन में लोगों की ज्यादा लाइबिलिटी बनती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ले लो, जो चीज गिरवी रखी थी वो ले लो, इसलिए रियल एस्टेट की कीमतें जो है पहले हाइप पे थी, बाद में वो डाउन गई, वहां की फेडरल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई कंट्रोल करने के लिए महंगाई को, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई, तो ईएमआई बढ़ गई, ईएमआई बढ़ गई तो डिफॉल्टर्स बढ़ गए, डिफॉल्टर्स बढ़ गए, और तो इससे रियल एस्टेट में सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, रियल एस्टेट की कीमतें और गिर गई, रियल एस्टेट की कीमतें गिरने की वजह से डिफॉल्टर्स और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनके मॉर्गेज लोन अब ज्यादा महंगे पड़ रहे थे बनिस्बत की उनका फ्लैट या उनकी जो प्रॉपर्टी। तो इसके बाद ये चक्र चलता है, चक्र चलने की वजह से जो है इंश्योरेंस कंपनियां, छोटी कंपनियों ने बड़े कंपनियों को अपने लोन बेच दिए थे, बड़ी कंपनियों ने जब इंश्योरेंस कंपनियों से वसूलने की कोशिश की तो इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो गई, उसके बाद और डिफॉल्टर्स बढ़ गए, बड़े बैंक
कुछ दिवालिया हो गए, दूसरे बैंकों ने अपने कैश रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया, लोन लेना कम कर दिया, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो गई, लिक्विडिटी की कमी हो गई तो डिमांड कम हो गई, और डिमांड कम हो गई तो फिर डिमांड एक बार आ जाती है तो डिमांड ही डिमांड का कारण बनती है, डिमांड ही डिमांड का कारण, डिमांड ही डिमांड का कारण। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने पहले भी कहा कि जो एक रेस्पॉन्सिबल अर्थशास्त्री होता है, वो भली मंदी आ भी गई होती है तो भी वो ये नहीं कहता कि मंदी आ गई। यस बैंक की हालत भले ही खराब है तो भी आरबीआई अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि हाँ खराब है और ये तो दिवालिया होगा। आरबीआई जिम्मेदारी है उसकी कि नहीं, सब सही होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और हम संभाल लेंगे, ऐसे कहते हैं। लेकिन अपने जो आरबीआई गवर्नर था रघुराम राजन, वो पहले से चिल्ला रहा था मंदी आएगी मंदी आएगी मंदी, और फिर जोर जोर से चिल्लाना देखो मंदी आ गई, देखो मंदी आ गई, देखो मंदी आ गई। रेस्पॉन्सिबल अर्थशास्त्री उसको कह रहे निकम्मे ठीक है रे यार, चुप कर तू, आ गई मंदी आ गई, मैंने पहले ही कहा था। तो इसका मतलब उसको केवल क्रेडिट लेना होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। बस जिम्मेदार जो अर्थशास्त्री उस समय कहना कुछ नहीं है, ये थोड़ी टाइम का है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये सारा खेल दिमाग का है। लोग जो रूटीन डिमांड क्रिएट कर रहे थे वो भी लोगों ने बंद कर दी, और आप अगर ऐसा माहौल फैलाओगे तो लोग बंद कर देंगे, और कर देंगे तो नई मंदी आ रही है तो भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी अमेरिका की आर्थिक मंदी, और डेवलप कंट्रीज में ये मंदी आने की सबसे ज्यादा संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वहां एक्सेस डिमांड है। ठीक है, जितना वो कंज्यूमर कल्चर है, जितने भी पैसे आते हैं आदमी खर्च कर देता है, और आदमी खर्चा करता है मतलब डिमांड जनरेट करता है, इसलिए वहां डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है, और चूंकि खूब अच्छी बनी रहती है उसके नीचे आने की संभावना पूरी है। वहां का आदमी अपने खर्चे रोक सकता है, ठीक है, अगर अपने जैसी जिंदगी जीना चाहे तो। अब अपन आते हैं कि वो मंदी भारत में क्यों नहीं आई, इंडिया में, क्योंकि दुनिया के सब देशों में लगभग वो फैल गई थी, पर भारत में इसलिए नहीं आई कि नंगा क्या तो नहाए और क्या निचोड़े। सबसे पहले तो हमें मंदी वहीं आती है जो मंदी के लायक हो। पहले तेजी तो आए, हमारे यहाँ तो ऑल टाइम मंदी ही है, सबसे पहली चीज मंदी ही है। ठीक है, और वो कहावत है कि हाथी कितना ही दुबला हो जाए भैंसे से छोटा नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप में भले कितनी मंदी का बाप आ जाए तो भी वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपने से बुरा नहीं होगा। और मंदी आ गई थी 2008-9 में, उसके बाद भी वहां हमारी तरह गरीबों की संख्या और बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ी थी, और हमारे जैसे कुपोषण के शिकार वो लोग नहीं हुए थे। हमारी तरह बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी बंद हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए मुझे तो इन इंडियंस पे गुस्सा आता था कि और राजी हो रहे थे, लो देखो, और कौन कौन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो समर्थन कर रहे थे, कौन कौन पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे, देखो जिन्होंने पूंजीवाद अपनाया है उनकी क्या हालत हो गई है, आज वो मंदी से जूझ रहे हैं। चाचा अपन किससे जूझ रहे हैं? देखो अपने यहाँ कोई मंदी नहीं आई, क्या है, पहले मंदी के लायक तो बनो। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात है कि दो पड़ोसी है, एक पड़ोसी के घर में कार है और वो कार से रोज जाते घूमते फिरते हैं, एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है तो और दूसरा के लो देखो मैंने पहले ही कहा था, हमने इसलिए कार नहीं खरीदी क्योंकि कार जो खरीदते हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं, देखो उनका एक्सीडेंट हुआ, हमारा एक्सीडेंट करके दिखाओ देखे। चाचा एक्सीडेंट होने के लिए पहले कार लेनी जरूरी है। ठीक है, तो भारत में मंदी नहीं आने का कारण है कि भारत में तेजी थी भी नहीं कभी, हमेशा से मंदी ही है। और यूरोप में भले कितनी मंदी आ जाएगी तो भी वहां गरीबों की संख्या अपने जैसी नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज एक तो ये दिमाग से निकाल दो तुम। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है, पर खैर ये तुम लोग जो है वहां नहीं कह सकते। इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाता है या क्वेश्चन आता है या आईएएस में या आरएस में, तो ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मारवाड़ी में कहावत है गर्रीमान डाकण कुण के, घर की मम्मी को डाकण थोड़ी कहेंगे अपन, डायन थोड़ी कहेंगे, घर की माँ तो माँ है भले कैसी भी है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को हम बुरा नहीं कह सकते, ऑफिशियली नहीं कह सकते, जो मैंने कह दिया है प्लीज इसको भी आप ज्यादा किसी को बताना मत वैसे, बाकी सच्चाई तो देखो वही है। अब डिमांड कम होना, मंदी का मतलब है डिमांड कम होना। डिमांड क्या हो, इंडिया में एक आदमी वैसे वहां 20 शर्ट खरीदता है, इंडिया में आदमी शर्ट ही 2 ही खरीदता है, और वो भी पहले वाले जब फट जाते हैं, और फटने के बाद भी वो देखता है कॉलर अगर चेंज होने से ठीक हो जाए काम, ठीक है, या और भी कोई तरीका हो
जिससे कि वो अगर चला जाए तो ठीक है, ऑफिस के टाइम ही वो पहनने हैं शर्ट और आते ही फटाक से उतार के रखना है, और घर के अंदर वही जो है पुराने खट्टे चटे वैसे ही पहन के चलना है। ऐसे तो अपन रहते हैं। तो अपन पहली बात तो 20 शर्ट की डिमांड ही नहीं करते, और मंदी की घोषणा हो जाए तो अपन के भाई अपन 20 शर्ट नहीं खरीदेंगे, अपन पहले ही नहीं खरीद रहे थे, पहले ही 2 ही खरीद रहे थे। ठीक है, तो पहले से ऑलरेडी हमारी डिमांड कम ही है, इसको कम होने की गुंजाइश है नहीं। और अब वो 2 वे फिर भी खरीदने पड़ेंगे, जब पहले वाले फटेंगे तो नए तो शर्ट तो खरीदने पड़ेंगे, नंगे तो बाहर जाने से रहे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कंज्यूमर कल्चर नहीं है, और कंज्यूमर कल्चर नहीं है इसलिए आदमी का एक्सेस खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है इसलिए जो है ज़्यादा डिमांड नहीं है, और वैसी डिमांड नहीं है बिल्कुल ही कि जो एकदम से नीचे आ सके। हमारे यहाँ का आदमी सामान्यतः जो बेसिक एमिनिटीज होती है, जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, केवल उन पे ही पैसा खर्च करता है, और बुनियादी आवश्यकताओं को तो खर्च करना पड़ेगा। मंदी क्या, मंदी का बाप आ जाए तो भी वो चीज, तो जो 2 शर्ट फटे हैं उसकी जगह 2 शर्ट लेने ही पड़ेंगे। जो दाल रोटी खानी है वो खानी ही पड़ेगी। ठीक है, जिस मकान में रह रहे हैं वो रहना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए पहली बात तो ये कि हमारे देश में कंज्यूमर कल्चर नहीं है, और जिस वजह से डिमांड एकदम से नीचे नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें लिखना है बचत आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? बचत। और मतलब लोग प्राउड फील करते हैं इस पे, बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती। कंज्यूमर कल्चर होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ मनी जितना ज्यादा होगा, साख सृजन ज्यादा होगा, लोगों की आमदनी ज्यादा होगी। आपका खर्चा किसी और की आमदनी है, ठीक है, सबकी इनकम बढ़ानी है, तो ए ने खर्चा किया, बी तो बी की इनकम बढ़ी, बी ने भी तुरंत खर्चा किया, सी की इनकम बढ़ी, सी ने पैसे आते ही खर्चा किया, डी की इनकम बढ़ेगी, डी ने फिर किया, ई की होगी। तो ये फटाफट फटाफट, और कहीं न कहीं इनमें से जो खर्चे कर रहे हैं वापस इसकी भी आमदनी हो जाएगी। ठीक है, कोई किसी के पास कपड़ों का शोरूम है और वो उसका बच्चा आता है, मुझे पैसे देता है, मैं राजी हुआ, यस फीस आई, फीस आती ही मैं जाता हूँ शोरूम पे, जाता हूँ वापस कपड़े खरीदता हूँ, वो वापस राजी हो गया, यस मेरे पास मेरी बिक्री हो गई। उसने और कहीं खर्च कर दिया, उसने और कहीं कर दिया, इस तरह से सर्कुलेशन होना चाहिए। तो तेजी के लिए कंज्यूमर, जबकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया, मितव्ययी बनो, सादा जीवन, उच्च विचार रखो। ठीक है, तो इस तरह के वाहियात उपदेशों से हमारा देश जो है आगे बढ़ा है, इसलिए उनसे अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। और आज भी अगर हमारे देश में सभी लोग ये तय कर लें कि हम 2 जोड़ी कपड़े ही रखेंगे, ये तो भला हो, बेचारे ये जो अमीर लोग होते हैं वो खूब सारे कपड़े खरीदते हैं, उनके जो रैक्स भरे रहते हैं कपड़ों से, और वो सब अगर ये कह दे एक सादा जीवन उच्च विचार जिएंगे, 2-2 जोड़ी खरीदने, तो 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, और उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनके घर के बच्चों को खाना खिलाना भारत सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी, उससे टैक्सेशन आना मिलना बंद हो जाएगा, और टैक्सेशन मिलना तो सरकार के पास भी पैसा नहीं होगा, उन गरीबों को खाना खिलाएगी कैसे सरकार? सब लोग कह देंगे हम आलीशान कोठियां नहीं बनाएंगे, झोंपड़ी बना के रहेंगे। तो ये जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन में जितने लोगों को मजदूरी मिल रही है, सबको मजदूरी मिलनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से सारी चीजें जो भी लग्जरी आइटम्स है, सबके प्रति सादा जीवन कर लो ना, तो अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, सब गरीब हो जाएंगे, सरकार तक गरीब हो जाएगी, वो मदद करेगी कैसे? ठीक है, तो हमारे देश में, हालांकि आपने को ये लिखना है, पर रियलिटी है ये कि हम अभी मंदी के लायक हैं भी नहीं। पहला तो बचत आधारित अर्थव्यवस्था है। दूसरा, हमारे यहाँ का सिस्टम जो है कि अब विदेश में मंदी आई है, उसका असर हम पे कब होगा? जब हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ अच्छे से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारे होते ही नहीं है। हमारे तो 140 करोड़ लोग हैं, इनके लिए ही चीजें बना लें तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ बनाएं और बचत करें और फिर विदेशों को बेचें, तो हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की कोई महत्वपूर्ण भूमिका है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट पर कि भाई वहां मंदी आएगी, लोग चीजें नहीं खरीदेंगे, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ? तो एक्सपोर्ट हमारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये देश है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इंडिया है, एक्सपोर्ट करना है, ये दूसरा वाला देश है, यहाँ पे जो है वो मंदी है। मंदी है तो मंदी का मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। यहाँ डिमांड है ही नहीं, तो हम वहां एक्सपोर्ट करके अपनी चीजें क्या बेचेंगे? बिक ही नहीं रही वही है, तो वहां नहीं बिकेगी तो हमारे देश में ही चीजें रह जाएगी।
ठीक है, चीजें कहाँ रह जाएगी? हमारे देश। हमारे देश में रहेगी तो हमारे देश में सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ना मंदी होता है। डिमांड की तुलना में सप्लाई ज्यादा बढ़ना मंदी, तो हमारे एक्सपोर्ट रुक जाएंगे। किसी देश के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो वहां अगले देश में मंदी आ गई तो यहाँ के एक्सपोर्ट वहां नहीं होंगे, नहीं होंगे तो ये चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ रह जाएगी तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी, देश के अंदर ही सप्लाई बढ़ जाएगी, जबकि डिमांड है नहीं। तो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। तो ये मंदी आ जाए, अपने ये भी टेंशन नहीं, अपने एक्सपोर्ट करते ही नहीं है इतने ज्यादा कि वो बंद होंगे और वो चीजें घरेलू मार्केट में आ जाएगी और घरेलू मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसी कोई टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन देने का। तो अपनी टेंशन है ही नहीं, ठीक है। इसलिए डेवलप इकोनॉमी बन के इस तरह की टेंशन लेना क्या मतलब है? तो दूसरा कारण ये कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, तो जिससे दूसरे देशों में मंदी आती है तो तुरंत उसका प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दो तो फंडामेंटल रीजंस जो है वो हो गए। फिर हमारे देश में ऑलरेडी उस समय, जिस समय ये मंदी थी 2008-9, उस समय इन्फ्लेशन के आंकड़े देखना, हमारे देश में ऑलरेडी महंगाई चल रही थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन्होंने सारे हाथ पांव पटक दिए थे। हाथ पांव तो क्या पटके थे, उनकी स्कीम सी वैसी थी कि जिस वजह से महंगाई आनी थी। तो महंगाई मंदी का जस्ट उल्टा होता है, देखिए, महंगाई मंदी का जस्ट उल्टा है। तो जो मंदी का थोड़ा बहुत असर आया तो उससे जो 8-10% के आसपास सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था 10% के आसपास था, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो मनमोहन सिंह जी ये तो राजी हुए कि यस, महंगाई अपने से कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन इस मंदी की हवा ने महंगाई को कम किया। कीमतें बढ़ना महंगाई होती है और कीमतें कम होना मंदी होती है। तो मंदी क्या करेगी? कीमतों को कम करेगी। तो महंगाई थी ज्यादा, उन कीमतों को कम कर दिया। पहले डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो मंदी की वजह से सप्लाई बढ़ गई, डिमांड थोड़ी सी जो ही कम हुई तो महंगाई का समाधान हो गया। यस, एक पंथ दो काज हो गए। एक तो ये क्रेडिट कि हमारे देश में मंदी का कोई असर नहीं, और दूसरा महंगाई इतने समय से सरकार जितने प्रयास कर रही थी उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, और पहला जो मंदी का जो चपेट था वो महंगाई ने झेल लिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा कारण कि उस समय हमारा देश उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति से गुजर रहा था, और जो पहला जो प्रेशर था वो उसने झेल लिया और उल्टे कीमतें कंट्रोल हो गई। तीसरा जो है कि हमारी जो ज्यादातर बैंक, वहां क्या हुआ था अमेरिका में, बैंक दिवालिया हुए थे। हमारे यहाँ पे ज्यादातर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और डोमिनेटिंग बैंक भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक होने का एक ये फायदा होता है कि इनके बारे में कभी भी इस तरह की अफवाह नहीं उड़ सकती कि ये दिवालिया हो गया, दिवालिया, और जनता को पता है, और उड़ भी जाए अफवाह से दिवालिया नहीं होंगे कभी, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, कोई कर्म ही ऐसे ही खोटे ज्यादा कर दे तो एक अलग चीज है, अदरवाइज बैंक जो है वो नहीं होगा। और क्योंकि सरकार के लोगों को भरोसा है कि पैसे खा के कहाँ जाएंगे, अगर ये डूब भी गए तो सरकार से निकालेंगे, हलक में से पैसे निकाल लेंगे, कैसे नहीं, वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे खा जाए। और फिर हमारे विपक्ष, मीडिया सब बैठे हैं, खाने नहीं देगी, इसलिए वो देंगे। तो लोग आश्वस्त रहते हैं बैंक के प्रति, इसलिए हमारे यहाँ पे बैंक जो है वो सरकारी बैंक होने का ये फायदा मिला हमें, पब्लिक सेक्टर बैंक। तीसरा, हमारे जो पब्लिक बैंक है वो केवल मॉर्गेज लोन पर जोर नहीं देते। जिस तरह से अमेरिका में अनुशासनहीनता बरत के और बाकी पैरामीटर्स को ज्यादा ध्यान में रखे बिना केवल मॉर्गेज लोन दिए गए, हमारे यहाँ के बैंक इस तरह के लोन नहीं देते। वो सबसे पहले हर व्यक्ति की रेगुलर इनकम पहले देखते, और वो कितनी है, और रेगुलर इनकम से वो उस लोन को चुका सकता है या नहीं सकता है, इसकी स्टडी पहले की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लोन डिफॉल्टर्स बढ़ने की जो संभावना है वो अमेरिका की तुलना में कम है, ठीक है, ये बड़ा कारण। फिर उसके बाद जो है कि भाई आरबीआई सतर्क हो गई थी उस समय। आरबीआई ने फटाफट जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कम कर दिया था, और जितने भी अपने उपाय थे, मात्रात्मक गुणात्मक जो उपाय थे, सारे के सारे उपाय उस समय जो है वो लागू कर दिए थे और बैंकों को आगाह कर दिया था।
और बैंकों को ये जबरन जो है वो लोन दिलवाए थे। हालांकि बैंक्स हमारे यहाँ के भी सतर्क हो गए थे अमेरिका की तरह, और उन्होंने भी फाइनेंस करना कम कर दिया था और अपने कैश रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आरबीआई लगातार डंडा लेके ऊपर बैठा था कि नहीं निकमो, लोन बांटो, नहीं बांटोगे तो मंदी अभी तक तो आई नहीं है इंडिया में, और अगर तुम इस तरह से करोगे, बैंकों का तुम लोन नहीं दोगे लोगों को, तो नहीं आ रही है वो मंदी भी आ जाएगी। हालांकि जो फाइनेंस एजेंसीज आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी, उन्होंने सबने फाइनेंस करने बंद कर दिए थे। सब घबरा गए थे कि मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। इसलिए बैंकिंग सेक्टर और ये जो फाइनेंस एजेंसी थी, इन्होंने तो पूरा बंदोबस्त कर दिया था कि मंदी आ जाए। लेकिन फिर भी आरबीआई की एक्टिवनेस की वजह से जो है वो उस संकट को उस समय टाला गया। और फिर दो बड़े काम और हुए उस समय। 2008 में नरेगा को मतलब पूरे भारत में लागू हालांकि नरेगा की शुरुआत 2006 से हुई थी, लेकिन 2008 में पूरे देश में सब जगह जो है वो लागू कर दिया था नरेगा को। और नरेगा पे सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करती है, और वो फालतू के पैसे खर्च होते हैं, खड्डे खोदने के काम आते हैं, उनसे असेट्स जनरेट नहीं होती है, उनसे सप्लाई वाला पक्ष नहीं बढ़ता है। तो मंदी में क्या करना है, डिमांड बढ़ानी है, सप्लाई नहीं बढ़नी चाहिए, और नरेगा यही करता है। नरेगा से प्रोडक्शन कुछ ही नहीं होगा, मार्केट में कोई चीज आए, केवल खर्चे होंगे। तो 50,000 करोड़ गांवों में लोगों की जेब में आए, वो लेके लोग जो है बाजार में जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, तो चीजें खरीदेंगे तो डिमांड ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए, और मांग बनी रहती है तो मंदी नहीं आती। मंदी कब आती है, जब डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो नरेगा ने जो है उस समय ये बहुत मतलब सराहनीय काम जो है वो किया कि 2008 में ही नरेगा पूरे देश में लागू किया गया। और यही वह समय था जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था। वेतन आयोग लागू होगा, वेतन आयोग भी यही काम करता है, सप्लाई नहीं बढ़ाता है, केवल डिमांड। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दोगे तो क्या वो उनको लगेगा कि अरे यार सैलरी अपने को सरकार पहले 1 लाख दे रही थी, अब 1.25 लाख दे रही है, तो अब अपन ऑफिस जो है आधा घंटा जल्दी जाएंगे और ढंग से काम करेंगे। देगी क्यों नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 7वां वेतन आयोग तो कोई मतलब नहीं है सर, कुछ ही नहीं बढ़ा, कोई फायदा नहीं। तो वेतन आयोग उस समय छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, और वेतन आयोग में सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी थे, उनकी सबके वेतन बढ़ गए थे। और चूंकि वेतन आयोग थोड़ा लेट लागू होता है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है वो पहले से ही दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एरियर एक साथ मिलता है फिर वो वेतन आयोग लागू होने के बाद। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो है एक साथ एरियर मिला। एरियर मिलते ही उनके जो सपने होते हैं, वो जो पैसा आया, वो भाग के मार्केट में जाएंगे, पापा ये भी खरीदना है, पापा ये भी खरीदना है, मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो, सब दिला देते हैं बच्चों को। तो उससे भी डिमांड, सप्लाई नहीं बढ़ेगी और डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है ये उस समय की स्थितियां थी, और फिर धीरे धीरे वहां पे भी जो है वो कंट्रोल कर लिया उसको। तो ये कारण थे जिस वजह से भारत में मंदी नहीं आ सकी। तो मुझे लगता है वैसे इतनी बेसिक्स जो है नॉलेज है, और ज्यादा टेक्निकल में अपन कोई एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, तो सामान्य एक आदमी के समझ में आए वो यही है। यही अमेरिका की आर्थिक मंदी थी, और ये भारत में किस लिए, भारत पर इसका असर नहीं पड़ा, और आगे भी भारत में मंदी आने की संभावनाएं कमी है। ये कारण यथावत ही रहने हैं, इनमें से कोई सा भी कारण, भारत कोई अब कंज्यूमर कल्चर बनने से रहा है एकदम से। 140 करोड़ लोग हैं, अभी भी इतने गरीब लोग हैं। ठीक है, भारत इतने जल्दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनती दिख नहीं रही है, क्योंकि आप लोग ही इंडिया ब्रांड को, मेड इन इंडिया देखते ही मुंह बिगाड़ते हो, तो विदेश वाले तो क्या ही खरीदेंगे अपने ब्रांड। इसलिए अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होने से रहा, और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये तो खैर प्राइवेट सेक्टर के हो जाएंगे तो अच्छा ही है, थोड़ा मंदी के लायक तो बना देंगे देश को। ठीक है, अब ये है कि भाई हमारे तो बस मंदी नहीं आनी चाहिए, और सरकारी बैंक रहते हैं इसलिए मंदी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर ठीक है, रखो सरकारी बैंक ही रखो, और मंदी आने के लायक ही मत बनो, ताकि मंदी आएगी नहीं।
नहीं तो कि भाई नहीं, आप तो करो प्राइवेटाइजेशन, देश की अर्थव्यवस्था को ले जाओ आगे और बनाओ एक डेवलप इकोनॉमी, और उसके बाद आएगी मंदी तो देख लेंगे, कभी कभी तो गरीबी के दिन जी लेंगे। रोज गरीबी के दिन जीने की बजाय थोड़े से साल, 1-2 साल गरीब रह के 2-4-5 साल तक असर रहता मंदी का, उसके बाद वापस मुख्य पटरी पे आ जाती है गाड़ी। बाकी दिन तो अमीरी के जिए, ठीक है। और वेतन आयोग इसी तरह से लागू होते रहेंगे, नरेगा इसी तरह से चलता रहेगा, उसका बजट इसी तरह से बढ़ता रहेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत। और महंगाई की समस्या बनी रहेगी हमेशा, तो कभी मंदी आएगी तो उसका समाधान, महंगाई का समाधान और हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो भारत में मंदी नहीं आई। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।